Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying the sectors of Indian economy and today we will discuss sectors in terms of ownership, that is public and private sector. अब आप सोचोगे कि सर ये कौन से सेक्टर्स आप ले आए, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 बकेट यानी 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क एंड द वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पर हमने 2 बकेट में यानी 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और आज हम उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करने वाले हैं अलग अलग सेक्टर्स में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी उन्हें ओन कौन करता है और उन्हें मैनेज कौन करता है। और इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपके सामने कुछ लोगोज हैं, कुछ कंपनीज हैं या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लोगोज आपको दिख रहे हैं। इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते हैं और कौन से प्राइवेट सेक्टर के अंडर, जरा सोच के देखिए। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, चलिए इनको सेग्रीगेट कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की तो उसमें आते हैं इंडियन रेलवेज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड BSNL। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आता है टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड Amazon। तो यहाँ पर इन सेक्टर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपने नोटिस की होंगी। इन्हीं सिमिलैरिटीज को और इन सेक्टर को इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर की। तो कौन सी कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो भी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, वो सभी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा होती हैं। अब पब्लिक सेक्टर इस कंपनीज को क्यों चला रहा है, क्या मोटिव है, उसको भी समझ लेते हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पैसे आते हैं थ्रू द टैक्सेस एंड द अदर मींस। वो उन सभी चीजों से गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाती है पर साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म करती है जो जनरल पब्लिक के लिए होती है। और इसीलिए आप देखेंगे इनका मोटिव जो है वो बहुत क्लियर है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और ऐसे कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, ONGC यहाँ पर है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज की हमने बात की, इंडियन पोस्टल सर्विसेज की बात की और बहुत सारी और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन जो आपके वेलफेयर में कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हैं। इसके बाद हम समझते हैं प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ पर वो कंपनीज या एंटरप्राइजेज होती हैं जिन्हें ओन और मैनेज किया जाता है बाय द इंडिविजुअल्स और द प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पर इनका मोटिव बहुत क्लियर होता है, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो यहाँ पर ये लोग जो भी चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूजर्स को इन्हें पे करना होता है और इसीलिए यहाँ पर वेलफेयर से ज्यादा प्रॉफिट मोटिव क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं तो आप देखेंगे HDFC बैंक है, विप्रो है, रिलायंस प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ दिखेंगी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के तरीके से काम करती हैं। अब इनको और डिटेल में समझने के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर व्हाई डज द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द पब्लिक सर्विसेज। ये तो कोई भी इंडस्ट्री कर सकती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है। अभी जैसे हमने बात की, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा रेवेन्यू आता है अलग अलग तरीकों से, टैक्सेस से और अदर मीन्स से। इन सभी से गवर्नमेंट अपना तो स्पेंडिंग चलाती ही है, पर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए बहुत सारी सर्विसेज लेके आती है और वो सर्विसेज आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स की, जिसमें आते हैं रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, डैम्स, हार्बर एक्सेट्रा, इन सबको डेवलप करने में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग होती है। और ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी की बात करें तो उनके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी या इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बियर कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द यूजर इज अ चैलेंजिंग टास्क, जो कि गवर्नमेंट के पास इजीली हो सकता है, बट प्राइवेट सेक्टर इस चीज में थोड़ा पीछे रह जाता है। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर ये इन्वेस्टमेंट बना भी दे और इस तरह के प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर दे तो आप देखेंगे वो इसके लिए बहुत ज्यादा हाई रेट चार्ज करेगा। एग्जाम्पल के लिए इंडियन रेलवेज को और एयरलाइंस को ले लीजिए। अगर आप रेलवेज में जाते हैं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए किफायती है, जबकि एयरलाइंस ज्यादातर सभी प्राइवेट हैं और इसी वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट इंश्योर करती है इस तरीके से कि ये फैसिलिटीज सभी के लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि प्राइवेट कहीं ना कहीं एक ग्रुप को टारगेट करती है जो स्पेंड कर सकता है, जबकि गवर्नमेंट के लिए सारे लोग बराबर हैं और इसीलिए वो एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करती है थ्रू दीज डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा हम बात करें सपोर्ट करना प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज तो फिर भी सर्वाइव कर सकती हैं, बट व्हाट अबाउट मिडिल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होता है और इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में सब्सिडी देनी होगी। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी के रेट को। इससे होगा क्या? इससे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्शन की कॉस्ट की वजह से कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इजीली सर्वाइव कर पाएंगी कंपटीशन को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो ये स्केल अप कर पाएंगी अपने प्रोडक्शन को। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारा पार्ट होता है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है ताकि ये स्मॉल बिजनेसेस को अफोर्डेबिलिटी पे लाया जा सके, यानी कंज्यूमर के लिए भी ये अफोर्डेबल हो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगा होगा तो कोई खरीदेगा नहीं तो ये बिजनेस छोटे रह जाएंगे और शायद बंद हो जाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड लेवल पे जो एक्सपोजर है या जो कंपटीशन है उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक काम और भी करती है, वो ये कि फार्मर्स और कंज्यूमर्स को सपोर्ट करना। वो कैसे? 9th क्लास में हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है फार्मर्स के लिए ताकि फार्मर्स मार्केट में एक्सप्लॉइट ना हो। और ऐसे में वो फार्मर से क्रॉप खरीदती है जैसे वीट एंड राइस और उनको फेयर प्राइस देती है इन क्रॉप्स का। अब इस क्रॉप का वो करती क्या है? इसको वो प्रोक्योर करती है एंड आगे चलकर लोगों को राशन शॉप्स के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इन्हें कम रेट में मुहैया कराती है, या हम ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कराती है, जिसमें पुअर सेक्शन आता है, डिसएडवांटेज ग्रुप आता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस करती है कॉस्ट को और फार्मर्स और कंज्यूमर दोनों को प्रोटेक्ट भी करती है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सिस्टम डेवलप कर रही है। अब बात करते हैं एसेंशियल सर्विसेज की। हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा जरूरी होती है बेसिक नीड, और इन सब चीजों की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है गवर्नमेंट की। तो ऐसे में ये बेसिक नीड सबको मिलनी चाहिए। अब ये नीड्स हैं कौन सी? ये हैं हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड न्यूट्रिशन। ये सारी बेसिक नीड्स सभी लोगों को बराबर से मिल पाए, इस चीज को इंश्योर करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। और इसीलिए गवर्नमेंट को इन सब एरियाज में काफी अच्छे से इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज यानी प्राइवेट सेक्टर इन सेक्टर्स में आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन सब चीजों की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक चीज और, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स क्रिएट करना है और इन सब चीजों में हमारी प्राइमरी एजुकेशन और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल सबसे ज्यादा होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात करें तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो यहाँ से इंश्योर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ एरियाज की जहां अभी भी हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है एज अ पब्लिक सेक्टर। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ह्यूमन डेवलपमेंट चैलेंज। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अभी भी इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है एंड इनफैक्ट चिल्ड्रन के अंदर आप मेल नरिशमेंट की शिकायत बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इन एरियाज को अभी भी टारगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ रीजन्स हैं जैसे उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अभी भी बहुत ज्यादा है एंड इट इज वर्स देन सम ऑफ द पुअरेस्ट ग्लोबल एरियाज, जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करना होगा। इसके बाद अंडर डेवलप्ड रीजन। हम आज इतने आगे निकल आए हैं डेवलपमेंट के एरिया में, पर फिर भी कुछ एरियाज ऐसे रह गए हैं जहां पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। उन एरियाज को आज भी हमें टारगेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ की कंडीशंस इंप्रूव हो पाएंगी। और ये वो एरियाज हैं जिनको नेग्लेक्ट किया गया और इन पर अब ध्यान दिया जाएगा तो शायद हम इन्हें बाकी स्टेट्स के बराबर और बाकी रीजन्स के बराबर ला पाएंगे और इससे हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ तक ही था हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर। अब जानने से पहले आपके लिए छोटा सा टास्क नंबर 1 ये कहता है यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड
पब्लिक सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन हाउ द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात की। इन्हें आप अच्छे से लिखिएगा, एग्जाम्पल्स का ज्यादा यूज कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।